नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 7 जुलाई से एक स्पेशल बैच चलाई जा रही है। ये स्पेशल बैच केवल 40 छात्रों के लिए होगी और ये जो बैच है इसके अंतर्गत आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज जो है वो निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रिंटेड बुक्स और नोट्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराया जाएगा। तो अपने पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए आप इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि प्रारंभिक 40 विद्यार्थियों को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले पिछली वीडियो में आपसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका एक्सप्लेनेशन यहां पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के पहले फेज में एथनिक पर्यटन ग्राम कहां स्थापित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में जशपुर, कोंडागांव और सरोधा दादर को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था, स्वदेश दर्शन योजना के बारे में आपको बताया था। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जशपुर, कोंडागांव और सरोधा दादर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था रीवा पुरातात्विक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 पुरातात्विक स्थलों के बारे में बताया था। एक का नाम है रीवा और एक का नाम है तरी घाट। रीवा पुरातात्विक स्थल जो है ये रायपुर जिले में स्थित है, आरंग ब्लॉक में पड़ता है। वहीं तरी घाट जो है ये दुर्ग जिले में स्थित है, पाटन ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है ना। तो आपको पूछ रहा है किसको? रीवा पुरातात्विक क्षेत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहां किया गया है। ऑप्शन था पाटन में, धमतरी में, राजनांदगांव में या गुरूर में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो है वो पाटन में किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए एकलव्य विद्यालय है ना, आदिवासी विद्यालय जो है ये स्वीकृत किए गए हैं। तो इसका आंसर है 50। यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य आदिवासी विद्यालय जो है ये स्वीकृत किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर है जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ये निर्मित किया गया है और राम वन गमन परिपथ के अंतर्गत ये जगह शामिल है। ये सब भी आपको मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो याद रखिएगा 12 पुरस्कार जो है इस बार मिले हैं छत्तीसगढ़ को, राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, जिसको हम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं है ना, अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है छत्तीसगढ़ के अलग अलग ग्राम पंचायतों को, जिला पंचायतों को। चलिए, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस कब मनाया गया। तो मैंने आपको बताया था माटी तिहार और माटी पूजन दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है। माटी पूजन दिवस पहली बार मनाया गया है कौन से दिन? अक्ति तिहार के दिन, अक्षय तृतीया जिस दिन होता है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया, उस दिन मनाया जाता है अक्ति तिहार। और इसी दिन पहली बार मनाया गया है माटी पूजन दिवस। जबकि माटी तिहार की अगर मैं बात करूं तो बस्तर अंचल में मनाया जाता है चैत्र माह में। चैत्र माह में माटी तिहार मनाते हैं, जबकि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को यानी अक्ति के दिन मनाया गया है क्या? माटी पूजन दिवस। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो मैंने आपको बताया था 1 मई 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई है लेबर्स डे के दिन, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 14545, याद रखिएगा है ना, 14545।
ये टोल फ्री नंबर है मुख्यमंत्री मितान योजना का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? किसके नाम पर? स्वर्गीय श्री पूनाराम निषाद जी के नाम पर यह किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के प्रथम कुल सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा कौन है? श्री राम लखन खरे। यहां से आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अब आते हैं आज के पहले टॉपिक में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक पत्रिका जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, वो है जनमन पत्रिका। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो इस पत्रिका को अवश्य पढ़ रहे हैं। जरूरी भी है, क्योंकि यहां आपको ऑथेंटिक आंकड़े जो हैं ये प्रदान किए जाते हैं। ये सरकारी पत्रिका है जो कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की जाती है। तो इसके कुछ पेजेस को मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आपको जो पिछले माह का था, अप्रैल मई माह का जनमन पत्रिका, इसके महत्वपूर्ण आंकड़ों से आपको परिचित कराया जाए। इसी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है वन अधिकार अधिमान्यता से संवरता जीवन। आपको पता होगा कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। इसी के अंतर्गत एक योजना उनके भूमि अधिकार से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत उनकी भूमि अधिमान्यता को स्वीकृत किया गया था। और जगदलपुर पहला नगर निगम बना था जिसने आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासियों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए थे। तो इसी के अंतर्गत नया अपडेट इसमें यह आया है कि अभी वर्तमान में 4,91,350 अधिमान्यता पत्र जो हैं ये जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा इन पत्रों के माध्यम से 23,46,641 हेक्टेयर भूमि जो है वो आदिवासियों को आवंटित की जा चुकी है। तो ये दोनों आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, आपको पता है समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है। और इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना चल रही है हमारे यहाँ, उसका नाम क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका भी एक अपडेट आया है जिसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक, अधिमान्यता पत्रों की संख्या, और दूसरा, इन अधिमान्यता पत्रों के माध्यम से कितनी भूमि आदिवासियों को वापस की गई है, या यूं कहा जाए कि कितनी भूमि पर उनको उनका अधिकार जो है वो स्वीकृत किया गया है। ठीक, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं। 4,91,350 अधिमान्यता पत्र जारी किए गए हैं और उसके माध्यम से 23,46,641 हेक्टेयर भूमि जो है वो आदिवासियों को आवंटित की गई है। दूसरा टॉपिक बिजली बिल से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हाफ बिजली बिल योजना जो है वो संचालित की जा रही है। कब से संचालित हो रही है? तो याद रखिएगा 1 मार्च 2019 से हाफ बिजली बिल स्कीम जो है वो राज्य में संचालित की जा रही है। अब इसके अंतर्गत एक अपडेट आया है कि 41 लाख उपभोक्ताओं को 2200 करोड़ की छूट अभी तक दी जा चुकी है। यानी ये जो योजना प्रारंभ हुई है 1 मार्च 2019 से, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी घरेलू उपभोक्ता होते हैं, बिजली के जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, उनको बिजली बिल में 50% की छूट दी जाती है। कितनी तक? 400 यूनिट तक। ठीक है, तो 400 यूनिट तक 50% की राशि जो है वो माफ की जाती है सरकार के द्वारा। तो इसी के अंतर्गत 1 मार्च 2019 से लेकर के अब तक 41 लाख उपभोक्ताओं को 2200 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा 400 यूनिट तक बिल जो है वो हाफ होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक आया था राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत जो कृषि भूमि से हीन कृषक हैं उनको इस योजना के माध्यम से
लाभान्वित किया जा रहा है, उनको आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जा रही है। तो इस योजना के माध्यम से अगर देखें तो दो महत्वपूर्ण आंकड़े आपके लिए यहां पर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है क्या, लाभान्वितों की संख्या। लाभान्वितों की संख्या में दिया हुआ है 3,55,000 से अधिक मजदूर। ठीक, तो मान के चलिए कि अगर एग्जाम में पूछता है तो इसको डायरेक्ट पूछेगा 3.55 लाख, ऐसे आंकड़े आपको देगा। ठीक, सीधा पूछेगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या कितनी है। तो वो चाहे तो ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है 3,55,000 या 3.55 लाख, ऐसा भी दे सकता है। तो वहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक, दूसरा इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, 7,000 रुपए वार्षिक जो है उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों आंकड़े आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें जनमन पत्रिका में अभी हाल ही में दी गई है। चलिए अगला टॉपिक है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला जिला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये नया गठित होने वाला है। इसके संबंध में जो प्रारंभिक सूचना है वो 18 अप्रैल 2022 को जारी की गई है। ये एक प्रारंभिक सूचना होती है। आपको पता होगा कि जिला निर्माण का जो क्रम होता है उसमें एक प्रारंभिक सूचना दी जाती है। प्रारंभिक सूचना देने के 60 दिनों तक दावा आपत्ति का वेट किया जाता है। यदि कोई दावा आपत्ति आया तो उसका निराकरण किया जाता है, और यदि कोई दावा आपत्ति नहीं आता है तो इस तिथि से 60 दिनों के बाद एक फाइनल अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें इस क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो नया जिला घोषित होने वाला है इसका नाम क्या है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ये राजनांदगांव जिले को विभाजित करके बनाया जा रहा है। यदि छत्तीसगढ़ के मैप की बात करूं तो यहाँ पर देखिए एक छत्तीसगढ़ का मैप बना भी हुआ है ना। आपको हाईलाइट करने के लिए मैं बना देता हूं फिर से। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ पर बना हुआ है और इसी में हाईलाइटेड किया गया है आपके नवगठित जो जिला है उसको, है ना। ये राजनांदगांव जिला है पूरा, और इसी में एक उत्तरी भाग को अगर आप देखेंगे, इसी का उत्तरी भाग पर अगर आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र है यही बनेगा आपका एक नया जिला। नाम क्या है इसका, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, इन तीन क्षेत्रों को मिला करके ये नया क्षेत्र जो है बनाया जा रहा है। ठीक, नया जिला गठित किया जा रहा है। अब इसमें कुछ नई जानकारियां भी दी गई हैं, जैसे इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके उत्तर में कबीरधाम जिला है। कबीरधाम जिला इसके उत्तर में पड़ेगा। दक्षिण में राजनांदगांव का डोंगरगढ़ तहसील पड़ने वाला है। ठीक, पूर्व दिशा में साजा तहसील होगा, आपको पता होगा बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी भाग में लांजी तहसील आएगा जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये इसका लोकेशन होगा। ठीक, अगर यहाँ की आबादी की बात करें तो 3,68,444 जो है यहाँ की आबादी है, और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1,55,197 हेक्टेयर। याद रखिएगा किस में दिया हुआ है, हेक्टेयर में दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर में नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, 3 तहसीलें होंगे यहाँ पर, कौन कौन सी, गंडई, छुई खदान और खैरागढ़। 3 तहसील और 2 उपखंड बनाए जाएंगे, खैरागढ़ और गंडई छुई खदान। याद रखेंगे इसको। चलिए, तो ये जो नवगठित जिला है ना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये इसका एक ओवरव्यू है। अगर ये जिला बन जाता है तो अभी आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका कृषकों और पशुपालकों के खातों में पैसा अंतरित। अभी आपको पता होगा कि 21 मई 2022 को अलग अलग योजनाओं से संबंधित कृषक और जो पशुपालक हैं उनके खातों में पैसों का अंतरण किया गया है।
इसके अंतर्गत 3 बड़ी योजनाएं हैं, आपको पता होगा। एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना, एक है गोधन न्याय योजना और एक है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ये तीनों राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं और इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन अभी आगामी एग्जाम्स में लगातार देखने को मिलने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अभी अगर बात करें नए अपडेट की, तो 21 मई 2022 को आपको पता होगा कि इसी दिन प्रारंभ हुआ था कौन सी योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और अभी हाल ही में 1804.50 करोड़ रुपए जो है वो किसानों और पशुपालकों के खातों में अंतरित किया गया है। तो सभी का अलग अलग आंकड़ा है, आइए देखते हैं उसको। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की है। तो आइए देखते हैं किस योजना के अंतर्गत कितनी कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है। तो सबसे पहले आप देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 6900 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी इस वित्तीय वर्ष में। ये अभी नहीं दिया गया भाई, एक बार में है ना, आपको पता होगा किस्तों के माध्यम से दिया जाता है। तो अभी जो पहली किस्त है वो 1720 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि जो है वो सब्सिडी दी गई है। ठीक, आपको पता होगा अभी किसान के बुआई करने का समय है ना, खरीफ की बुआई जो है, धान की बुआई अभी चालू हो रही है। तो अभी इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जा रही है राशि कितनी? 1720 करोड़ 11 लाख रुपए। ये भी याद रखना कि कुल कितनी राशि इस साल दी जाएगी, तो 6900 करोड़ रुपए जो है 2022-23 में प्रदान की जाएगी। ठीक, अच्छा ये योजना प्रारंभ कब हुई है? तो याद रखिएगा 21 मई 2020 को ये योजना प्रारंभ हुई है, 21 मई 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, भूमिहीन कृषकों के लिए चलाई जा रही योजना है और इसके अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या की अगर बात करें तो 3,55,402। ठीक, मैंने आपको जस्ट कुछ स्लाइड पहले बताया था कि 3.55 लाख ये आंकड़ा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा ये रहा। तो ऐसे डेटा तो बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि आंसर हमेशा वो लगभग में लेता है ना। तो 3.55 लाख जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं वो इसके हितग्राहियों में शामिल हैं। फिर वर्ष 2022-23 की प्रथम किस्त के रूप में 71 करोड़ 8,04,000 रुपए की राशि जारी की गई है। आपको पता होगा कि ये जो योजना है ये भी किस्तों के आधार पर पैसा प्रदान करने की योजना है। तो इसके अंतर्गत भी पहली किस्त के रूप में 71 करोड़ 8,04,000 रुपए की राशि जो है ये दी गई है। अब योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दी गई है। खैर इस बात को तो 6 महीने के लगभग होते आ गया। ठीक, प्रारंभ में जब ये योजना प्रारंभ की गई थी तो ये बोला गया था कि हम किसानों के खातों में 6,000 रुपए एक साल में, है ना, वार्षिक रूप से डालेंगे। तो इसी राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 7,000 रुपए कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ हुई एक और बड़ी योजना। ठीक है, 20 जुलाई 2020 याद रखिएगा, 20 जुलाई 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपए का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को किया गया है। ठीक, तो राशि याद रखिए, पहली किस्त कितनी, यानी जो अभी की राशि है नवीनतम राशि वो कितनी भेजी गई है? 13 करोड़ 31 लाख रुपए। हाँ, अभी किस्त नहीं आता भाई इसका, है ना। ये जो गोधन न्याय योजना है इसके अंतर्गत किस्त नहीं होता, इसमें गोबर खरीदी की जाती है और उसका मूल्य दिया जाता है। इसमें किस्त वाला कोई कहानी नहीं होता है। इसमें से 11 करोड़ 14 लाख रुपए जो है ये गौठान समितियों और महिला समूहों को
तथा 2,17,00,000 रुपए का भुगतान संग्राहकों को अंतरित किया गया। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप याद रखिए ये योजना कब प्रारंभ हुई है। ठीक, और आपको पता होगा कि गौठानों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इस योजना का बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस योजना को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं राष्ट्रीय लेवल में, है ना। एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है, इसके अलावा ई गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है, एलिट्स अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड इस योजना को मिल चुके हैं क्योंकि अपने तरह की यूनिक योजना है जिसमें किसानों से गोबर खरीदा जाता है, उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट या अन्य ऐसे उत्पाद में बदला जाता है जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। ठीक, तो उस वर्मी कंपोस्ट को खेत में प्रयोग किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 8 रुपए, 10 रुपए और 6 रुपए 3 अलग अलग मूल्यों के वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं, है ना। सुपर कंपोस्ट, सुपर फॉस्फेट कंपोस्ट और एक वर्मी कंपोस्ट, और उसको किसानों को बेचा जा रहा है जिससे कि हमारी जो भूमि है ना, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उसके स्वास्थ्य को फिर से एक बार प्राप्त किया जा सके। चलिए अगला टॉपिक है बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछेगा, आईएमपी टॉपिक है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, है ना, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा संचालित पहला कैंसर संस्थान होने वाला है। अभी हाल ही में इसका भूमि पूजन किया गया है। ठीक, देखिए मुख्यमंत्री द्वारा 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया गया है। ठीक, यहां पर इतना मैं पूरा नहीं बता रहा हूं आपको, केवल आपको याद क्या रखना है कहां पर यह स्थापित किया जा रहा है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में कैंसर से संबंधित प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहां पर राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हो जो कैंसर के उपचार से संबंधित हो। तो कैंसर उपचार के लिए राज्य कैंसर संस्थान जो है ये निर्मित किया जा रहा है कहां पर, बिलासपुर में। राज्य का पहला राज्य कैंसर संस्थान है, यानी राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही एकमात्र जो है राज्य कैंसर संस्थान ये होने वाला है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर इसका भूमि पूजन किया गया है, ऑनलाइन रूप से इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगला टॉपिक, भगनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब मिनी माता महतारी जतन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी किसी योजना का नाम बदलता है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पहले से संचालित हो रही थी एक योजना, नाम क्या है, भगिनी प्रसूति सहायता योजना। नाम से स्पष्ट है जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना संचालित की जा रही थी, और अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, मिनी माता महतारी जतन योजना। ठीक है, ये योजना जो है वो स्पेशल किसके लिए चलाई जा रही है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत जो कार्यरत महिला श्रमिक हैं उनके लिए ये योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस योजना का पूरा डिटेल लिखा हुआ है ना। इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले भी दी जाती थी सहायता, आगे भी दी जाएगी, बस आप समझिए कि इसका नाम बदला गया है। यहां तक कि सहायता राशि भी पहले 10,000 ही दी जाती थी, अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक, यह सहायता राशि 10,000 रुपए की होगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली जो किस्त है वो गर्भधारण के प्रथम तिमाही में प्रदान की जाएगी, जो कितनी होगी, 3,000 रुपए। दूसरी किस्त जो है वो द्वितीय तिमाही में 3,000 रुपए की, और तीसरी किस्त जो है वो बच्चे के जन्म के पश्चात 4,000 रुपए की होगी। इस योजना का लाभ प्रथम 2 बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा, और यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो महिला है
उसको प्रसूति में कोई समस्या ना हो, उसके लिए ये योजना संचालित की जा रही है। इसका नाम पहले हुआ करता था भगिनी प्रसूति सहायता योजना, अब इसका नाम हो गया है मिनी माता महतारी जतन योजना। ठीक, इसकी अधिसूचना जो है इसमें आंशिक संशोधन किया गया है और ये आंशिक संशोधन बेसिकली किसके लिए हुआ है, नाम के लिए हुआ है। ठीक, चलिए आगे टॉपिक बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है मैरीन फॉसिल्स और केव पेंटिंग्स पर केंद्रित लघु वृत्त चित्रों का लोकार्पण। ठीक, अभी हाल ही में हम लोग के यहाँ पता होगा आपको कि कोरिया जिले में एक मैरीन फॉसिल्स पार्क जो है ये स्थापित किया गया है। कोरिया जिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे स्लाइड को मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे एक टॉपिक आपके लिए देना था। मैरीन फॉसिल्स पार्क जो है ये स्थापित किया गया है कहां पर, कोरिया में। और कोरिया में भी स्पेसिफिक जगह अगर बोले तो कहां पर है, ये मनेंद्रगढ़ में है। और बनाया भी गया है किसके द्वारा, मनेंद्रगढ़ वन मंडल के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या है तो देखिए, मनेंद्रगढ़ वन मंडल द्वारा तैयार किए जा रहे मैरीन फॉसिल्स पार्क पर आधारित फिल्म छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह, मानव अस्तित्व के परे तथा राज्य के वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले शैल चित्रों पर आधारित प्रथम अभिव्यक्ति नाम के एक वृत्त चित्र का लोकार्पण किया गया है। ये 2 वृत्त चित्र हाल ही में लोकार्पित किए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आपको इमेज में दिखाता हूं मैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं। ये है गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क। ठीक है, मैरीन फॉसिल पार्क असल में होता क्या है, देखिए एक शब्द समझिए, मरीन। ठीक है, मरीन का मतलब होता है समुद्र, और एक शब्द आप देख पा रहे हैं फॉसिल। ठीक है, आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। ठीक, और मरीन का अर्थ होता है समुद्र। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हों वहां पर बनाया गया है क्या, गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क। तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो मनेंद्रगढ़ तहसील है वहां पर मिलता है समुद्री जीवाश्म, और इसीलिए वहां पर निर्मित किया गया है समुद्री जीवाश्म पार्क। 2 नाम से भी याद रखिएगा, एक मैरीन फॉसिल्स पार्क और दूसरा समुद्री जीवाश्म पार्क। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, आमचो सर्गी प्रकृति हर। ठीक है, गोंडी भाषा का शब्द है। हाल ही में इसी नाम से एक जगह जो है वो बनाया गया है कोंडागांव जिले में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री ने वन चेतना केंद्र कोंडागांव आमचो सर्गी प्रकृति हर कोंडानार का लोकार्पण किया है। ठीक, वन चेतना केंद्र वह स्थल होता है जहां पर बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कृष्ण कुंज, है ना, हर नगरीय निकाय में जैसे कृष्ण कुंज बनाया जा रहा है वैसे ही कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं जहां पर इस प्रकार के वन चेतना केंद्र जो है ये स्थापित किए जा रहे हैं। वहां पर वनों से संबंधित जानकारियां दी होती है और वनों के संरक्षण से संबंधित कुछ स्लोगन आपको लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा वो क्षेत्र ऐसा होता है, मैंने बताया कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पर आप स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सुबह अगर आपको टहलने जाना है तो आप उस क्षेत्र में जाइए, पेड़ पौधों की अधिकता है तो ऑक्सीजन की कमी वहां पर नहीं होती है। ठीक, शमशान और कचरा डंपिंग क्षेत्र बन गया रमणीय स्थल। देखिए ये जो बनाया गया है ना स्थल आमचो सर्गी प्रकृति हर, यहां पर पहले क्या हुआ करता था, एक शमशान हुआ करता था और डंपिंग क्षेत्र होता था, डंप यार्ड हुआ करता था जहां पर शहर भर के कचरे को ला करके डंप किया जाता था। अब उस स्थल को बढ़िया बना दिया गया है एक प्राकृतिक क्षेत्र, और इस प्राकृतिक क्षेत्र में आप जा करके वॉक कर सकते हैं, प्रकृति का लाभ ले सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ठीक, इस केंद्र को छत्तीसगढ़ के ऋषिकेश की संज्ञा दी जा रही है। ये जो लाइन है ये मैंने जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट से लिया है, तो इंपॉर्टेंट है, जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। तो
सीधा पूछ सकता है आपको, छत्तीसगढ़ के ऋषिकेश के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। ठीक, तो कौन सा स्थल है? एक है आपका कोंडागांव। ये स्थल क्या है? कोंडागांव। कोंडागांव में ये निर्मित किया गया है। नाम क्या है? आमचो सर्गी प्रकृति हर। यह वन चेतना केंद्र साल वृक्ष, जिसे स्थानीय भाषा में सरई या सर्गी कहा जाता है, से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो मैंने बताया कि बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हमको मिलेंगे। चलिए अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस के लिए एलिट्स इनोवेशन अवार्ड। छत्तीसगढ़ को अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो उसी के अंतर्गत एक और अवार्ड शामिल हो गया है। किस क्षेत्र में? डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में। अवार्ड का नाम क्या है? एलिट्स इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक एलिट अवार्ड मिला है किसको? गोधन न्याय योजना को। ठीक है, एलिट्स अवार्ड किसके लिए मिला है? गोधन न्याय योजना के लिए मिला है। और एलिट्स इनोवेशन अवार्ड किसके लिए मिला है? तो याद रखिएगा, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता के लिए मिला है ना, या जिसको बोल सकते हैं आप डिजिटल गवर्नेंस। तो आइए पढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस के लिए एलिट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को यह अवार्ड एनजीओ पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने और मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, बेसिकली बोला जाए कि डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में या डिजिटल प्रशासन को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अभी समाज कल्याण विभाग को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो सीधे क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, चलिए इसको एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, समाज कल्याण विभाग को। और एलिट्स अवार्ड बोलेगा तो वो किसको मिला है? गोधन न्याय योजना को, जबकि ये क्या है? एलिट्स इनोवेशन अवार्ड है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, दोनों के नाम में फर्क है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इमेज आत्मनिर्भर भारत समिट का है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगला है, ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। ठीक, एक प्रतियोगिता हुई अभी हाल ही में ग्रीस के हेराक्लियोन शहर में। कब से कब तक हुई? 1 से 10 मई तक। ठीक, इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की एक बेटी, नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी यादव। इन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरियों में रजत पदक जीते हैं। और ये 3 अलग अलग कैटेगरी कौन सी है? तो देखिए, तो याद रखिएगा, ये 49 किलोग्राम वर्ग के जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उससे संबंधित है। ठीक है, किस वर्ग में खेलती हैं? तो याद रखिएगा 49 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में खेलती हैं। कौन? ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, अभी बहुत सारे अवार्ड और जीते हैं इन्होंने, बहुत सारे जगह पर इनको सम्मानित किया गया है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये है ज्ञानेश्वरी यादव जी। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक। छत्तीसगढ़ को 2 गोल्ड मिले हैं। कुल 11 पदक जो हैं छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। किसके अंतर्गत? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंडर। अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, यानी कुल कितने हो गए? 6 3 9 और 9 और 2 11। कुल 11 पदक छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? तो याद रखिएगा, एक है ज्ञानेश्वरी यादव जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। पिछले स्लाइड में हमने इनकी फोटो देखी, ये है ज्ञानेश्वरी यादव। और दूसरी है सरिता पोयाम जो कि मलखंब से संबंधित है। मलखंब क्या होता है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और वर्ष 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस मलखंब प्रतियोगिता को शामिल किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वर्ष 2022 में पहली बार खेला गया या पहली बार जोड़ा गया। तो खेल का नाम याद रखना, मलखंब। ठीक, ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए ये जो गोल्ड मेडल है इसे प्राप्त किया है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है ज्ञानेश्वरी यादव, ये जो पॉइंट टेबल है यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की वेट लिफ्टर है और तीसरे स्थान पर पौंडीचेरी की जो वेट लिफ्टर है वो है। ठीक, 49 किलोग्राम केजी जो है 49 केजी की कैटेगरी में ये खेलती हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हमारे छत्तीसगढ़ के एक शहीद श्री पूर्णानंद साहू से संबंधित है। ये हमारे राजनांदगांव से संबंधित हैं, राजनांदगांव के निवासी थे और सीआरपीएफ के आरक्षक के रूप में कार्यरत थे। इनको अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा कि शौर्य चक्र जो है भारत में वीरता सम्मान के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित सम्मान है और अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के श्री पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलपुर निवासी सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के आरक्षक शहीद श्री पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत उनके अदम्य साहस एवं वीरता के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है शहीद श्री पूर्णानंद साहू। इनकी स्मृति में इनके गांव में एक मूर्ति लगाई गई है। ठीक, ये शहीद कैसे हुए तो देखिए 10 फरवरी 2020 को बीजापुर के पामेड़ थाना के ग्राम इरापल्ली क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान हेतु सीआरपीएफ के 204 कोबरा बटालियन के जवान निकले थे। आपको पता होगा कि बीजापुर जो है वो नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है और यहां पर 2 जगह है, एक है नाम इरापल्ली और दूसरा है इशुलनार जंगल। ये जो 2 क्षेत्र हैं वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कुख्यात है नक्सली हिंसा के लिए। तो इन्हीं में से एक स्थल है इरापल्ली। तो इरापल्ली क्षेत्र में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो पार्टी सर्चिंग के लिए निकले थे और अचानक उन पर नक्सलियों ने फायरिंग प्रारंभ कर दी। इसके बाद क्या हुआ, सीआरपीएफ के 204 कोबरा बटालियन के आरक्षक श्री पूर्णानंद साहू ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। गंभीर रूप से घायल हो जाने पर भी पूर्णानंद साहू ने अंतिम सांस तक नक्सलियों का विरोध किया। इसके बाद नक्सली अपने आप को कमजोर पड़ता देखकर भाग खड़े हुए और इस घटना में, ये जो नक्सली घटना है, इसमें आरक्षक श्री पूर्णानंद साहू सहित 2 जवान जो है सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के वो शहीद हो गए। इसके अलावा 4 अधिकारी कर्मचारी जो है वो घायल हो गए। तो इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है मातृभूमि की सुरक्षा करते हुए, इसीलिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के जवान जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, श्री पूर्णानंद साहू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तो सबसे पहला फैक्ट तो इसका यही है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कब स्थापित हुआ, तो वर्ष 2002-03 वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए शासन की पहल से कृषकों को आर्थिक उन्नति और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए समर्थन मूल्य बोलने का मतलब ये एमआरपी के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी याद रखिए। गन्ना का एमआरपी मूल्य जारी नहीं होता है, इसका एफआरपी मूल्य जारी होता है। ठीक, कारखाने की स्थापना में पूंजीगत संसाधन उपलब्ध कराने वाले 16,922 कृषकों के अलावा मंडी बोर्ड, सहकारी समितियां एवं छत्तीसगढ़ शासन इस कारखाने के सदस्य हैं। ठीक है, देखिए आप इसका नाम पढ़ते हैं तो समझिए ये जो सहकारी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। सहकारिता का मतलब होता है सहकार से चलने वाली जो उद्यम है उनको कहा जाता है सहकारी संस्थाएं।
तो भोरमदेव सहकारी जो कारखाना है, शक्कर कारखाना, ये भी कैसी संस्था है? सहकारी कारखाना है। यानी जनता और सरकार दोनों के सहयोग से चलाई जाने वाली संस्था है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा वर्ष 2002-3 में। ठीक, हाँ, तो मैंने बताया कि 16,922 कृषक, देखिए जनता बोल रहा हूं मतलब कृषक, कितने? 16,922 कृषक। इसके अलावा मंडी बोर्ड शासकीय संस्था है, सहकारी समितियां एवं छत्तीसगढ़ शासन, तो ये सभी मिल करके क्या करती हैं? इसको गवर्न करती है, चलाती हैं। ठीक, इनके द्वारा 28.13 करोड़ अंश पूंजी विनियोजित की गई थी, जो वर्तमान में बढ़कर 35.67 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी जब इस प्लांट को, इस संस्था को इंस्टॉल किया गया था वर्ष 2002-3 में, तब इसकी अंशगत पूंजी कितनी थी? 28.13 करोड़ रुपए, और वर्तमान में इसकी अंश पूंजी कितनी हो गई है? तो याद रखिए 35.67 करोड़ रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, ठीक है, यानी लिमिटेड, कवर्धा एक लाभकारी सहकारी संस्था के रूप में कार्यरत है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 में 45,200 कृषक जो हैं ये लाभान्वित हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में 12,73,766 टन गन्ना की खरीदी एवं पेराई की गई है। जाहिर सी बात है, शक्कर का उत्पादन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। यहां पर रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना है। गन्ना कितना खरीदा गया? तो 12,73,766 टन गन्ने की खरीदी की गई है, जिससे 324.27 करोड़ रुपए जो हैं ये कृषकों को भुगतान किया गया है। पिछले 4 वर्षों में शक्कर उत्पादन 13,33,504 क्विंटल जो है शक्कर उत्पादित हुआ है पिछले 4 वर्षों में। शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना कृषकों को वर्ष 2018-19 से 2020-21 में 62,52,52,288 रुपए जो है बोनस राशि प्रदान की गई। आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत गन्ना को भी शामिल किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट। आपको पता होगा कि भोरमदेव जो सहकारी शक्कर कारखाना है, वहां पर एक छोटा सा प्लांट भी लगाया गया है जो कि विद्युत उत्पादन का कार्य करता है। इस विद्युत उत्पादन केंद्र की क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 6 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। ठीक, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना कवर्धा को रिकॉर्डेड समय में कारखाने की स्थापना करने तथा बेहतर संचालन के कारण सहकारिता के सर्वोच्च अवार्ड ठाकुर प्यारेलाल अवार्ड के साथ ही अन्य 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार? भारत गौरव अवार्ड, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड, इंटरनेशनल गोल्ड मिलेनियम अवार्ड तथा क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में एथेनॉल प्लांट काफी ज्यादा चर्चा में है, और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भोरमदेव शक्कर कारखाना में 80 के LPD यानी किलो लीटर पर डे, एक तरीके से आप बोल सकते हो 80,000 लीटर, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 80,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता निर्माण जो है ये कार्य प्रगति पर है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना होने से गन्ना के सह उत्पाद शीरा का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, यानी एथेनॉल के उत्पादन के लिए शीरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका किण्वन का प्रोसेस कराया जाता है। आपने सुना होगा, किण्वन एक प्रोसेस होता है जिसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है और उसको फर्मेंटेशन उसका कराया जाता है। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। इस प्रोसेस से यहाँ पर एथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये जनसंपर्क विभाग में दिया हुआ है।
ठीक है, जनसंपर्क विभाग का जब वेबसाइट देखेंगे तो उसमें ये आंकड़े मुझे मिले, तो मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों तक इसको पहुंचाया जाए। तो इसको आप याद रखिएगा। इससे जुड़े कुछ 2-4 फैक्ट मैंने आपको इधर उधर के बताए, उनको भी आप अवश्य याद रखिए। ठीक, ये सारे आंकड़े, ये जो आंकड़े हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ये और एथेनॉल प्लांट। ठीक है, ये जो अवार्ड वाला सेक्शन है इसको आप स्किप कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में यहाँ से पूछा नहीं गया है। लेकिन इसको याद रखिएगा 6 मेगावाट, क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट पढ़ते हैं, या यूँ बोला जाए कि जब विद्युत उत्पादन क्षमता पढ़ते हैं, तो उसमें इस 6 मेगावाट को भी काउंट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जगार मेला 2022। छत्तीसगढ़ के जो हस्तशिल्प हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जाता है जगार मेला 2022 के द्वारा। इसके द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है जहां पर छत्तीसगढ़ के साथ ही और अन्य राज्यों के भी जो हस्तशिल्प बुनकर हैं या हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाता है कि वो अपनी कलाकृति वहां पर लाएं और वहां पर से उनके सामानों का क्या किया जा सके, विक्रय किया जा सके। तो ये जो जगार मेला है छत्तीसगढ़ में, ये 10 जून से प्रारंभ हुआ है। ठीक, आयोजन स्थल कहाँ है? तो पंडरी हाट बाजार रायपुर। शामिल राज्य छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्य जो है इसके अंतर्गत शामिल होने वाले हैं और आयोजन किया जाता है इसका छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट तो यही है कि जगार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो हर साल होता है ये, है ना, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, नहीं, ये हर साल होता है और इस साल कहाँ हुआ है? पंडरी हाट बाजार रायपुर में हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। आपने जब मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण सुना होगा तो वहां पर यह शब्द जरूर सुना होगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। उन्होंने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि प्रत्येक जो गौठान है उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, वैसे उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गौठान को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क होता क्या है। ठीक है, या ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो। ठीक, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाता है और गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियां वहां पर संचालित कराई जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो गौठान है वहां पर गोबर की अगरबत्तियां भी बनाई जा रही हैं, गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं, अलग से जो सुगंधित अगरबत्तियां हैं वो बनाई जा रही हैं। इसके अलावा वहां पर वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है और क्या बनाया जा रहा है, वहां पर साग भाजी बोया जा रहा है। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली गतिविधि है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में कुलगांव जो कि कांकेर जिला में है, यहां पर एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया गया है जहां पर टोटल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए उद्योग हैं वो लगाए गए हैं। ठीक, इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, ये ढेंकी है, शायद आप जान रहे होंगे, है ना, कुछ लोग देखे भी होंगे, गांव में धान कूटने के लिए पुराने समय में प्रयोग किया जाता था ढेंकी। ठीक, तो ये इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत लगाया गया है। इसके अलावा ये देखिए बुनकर वाली मशीन है। ठीक है, बुनकरों के द्वारा इसमें कपड़ा बुना जाता है। इसके अलावा दाल मिल है, देखिए ये दाल यहाँ पर प्रसंस्करित किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है दाल का। तो इसी प्रकार देखिए कृषि से संबंधित, अब ग्रामीण क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो कृषि के उत्पाद हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि के उत्पादों को प्रसंस्करित करना, कृषि के उत्पादों से कोई नई चीज बनाना और उसको मार्केट उपलब्ध कराना, यही तो प्रसंस्करण है। तो प्रसंस्करण उपलब्ध कराने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है। तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कुछ अलग से कुछ नहीं है, यह है क्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली जो गतिविधियां हैं, इसके साथ ही जो प्रसंस्करण यूनिट्स हैं उनको लगाने का एक प्रोग्राम है। ठीक, तो कुलगांव जो है कांकेर जिला का, ये पहला ऐसा गौठान है जहां पर
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है हमारे छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ने कांकेर जिले के कुलगांव में आकार ले लिया है, जिसे गांधी ग्राम का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, एक शब्द मिलेगा आपको करंट अफेयर में, सेवाग्राम। सेवाग्राम हमारे नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसको वर्धा आश्रम महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। लेकिन एक शब्द है गांधी ग्राम। गांधी ग्राम जो है ये बनाया जा रहा है कहाँ? कुलगांव, कांकेर जिला में बनाया गया है, एक तरीके से बोल सकते हैं बन चुका है ये, है ना। वहां गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने का काम जिला प्रशासन कांकेर ने महिला स्व सहायता समूह के साथ बखूबी कर दिखाया है। ठीक, यानी कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए जरूरी अधोसंरचना विकसित की गई है और ग्रामीणों को जोड़कर उत्पादन का काम भी प्रारंभ हो चुका है। इस पार्क में 13 से अधिक आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा कि गौठानों के माध्यम से जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको सुदृढ़ किया जा रहा है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है? इसी तरीके से महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको काम दिया जा रहा है इन गौठानों में। ठीक, कुलगांव में वन विभाग ने ग्रामीणों के लिए लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन पर आधारित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, सीधी सी बात, वैल्यू एडिशन कर रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है? ये प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहा है। तो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, किससे संबंधित? लघु वनोपजों से संबंधित। चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए इमेज। ये है ढेंकी, ये है बुनकरों का मशीन और ये है लास्ट में आपका दाल मिल। चलिए अगला टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदर्शन के लिए देश भर में चिन्हांकित 75 स्थलों में भोरम देव भी शामिल। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में चिन्हांकित 75 स्थलों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल शामिल था? तो याद रखिएगा कौन? भोरम देव। ठीक, इस वर्ष अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो याद रखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वर्ष 2015 से प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष 8वें क्रम का योग दिवस हमारे यहाँ मनाया गया है। ठीक, योग से एक नाम हमको मिलता है किसका? पतंजलि का। पतंजलि का नाम मिलता है और पतंजलि की एक पुस्तक है, याद रखिएगा, महाभाष्य। ये स्टैटिक पोर्शन में पूछता है आपको कभी कभी। ठीक, चलिए तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है प्रारंभ कब हुआ है? तो याद रखना 12 मार्च 2021 से, यानी जब हम वर्ष 2022 में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे उसके ठीक 75 सप्ताह पहले जो आजादी का अमृत महोत्सव है ये प्रारंभ हुआ है। क्लियर? अब ये जो आजादी का अमृत महोत्सव, इसके द्वारा बहुत सारी गतिविधियां कराई जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत पर्यटन के लिए देखो अपना देश, स्वदेश पर्यटन योजना, इस प्रकार बहुत सारी थीम बेस्ड योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, रामायण को आधार बना करके रामायण सर्किट बनाया जा रहा है। इसी प्रकार कला संस्कृति से संबंधित बहुत सारे आयोजन कराए जा रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले निबंध लेखन प्रतियोगिता, शायद आप में से कुछ ने पार्टिसिपेट भी किया होगा, वो भी आयोजित कराया गया था। बहुत सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत चलाई जा रही हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव जो है, इसके अंतर्गत जब योग दिवस पड़ रहा है 21 जून को जब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस पड़ा, तो हमने इसके अंतर्गत 75 स्थलों का चयन किया पूरे देश में। ऐसे 75 स्थल जो सांस्कृतिक महत्व के हैं।
और इन सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर योग का आयोजन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में इन 75 में से एक स्थल है हमारा भोरमदेव, ठीक, जिसका चयन हुआ है और जहां आयोजित हुआ 21 जून को योग का। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 चिन्हांकित ऐतिहासिक, पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थलों पर योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इनमें से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव स्थित भोरमदेव मंदिर का चयन योग प्रदर्शन के लिए किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजन किया गया है। ठीक, थोड़ा सा और इसको संयुक्त राष्ट्र के नजरिए से देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली में वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा, ये निर्णय लिया गया है वर्ष 2014 में, लेकिन मनाना प्रारंभ हुआ है वर्ष 2015 में। यानी पहला योग दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2015 में मनाया गया है। ठीक, तब से हर साल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाएगा मानवता के लिए योग। ये इस साल की थीम रही है योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रंबल इन द जंगल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग से संबंधित एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसका नाम क्या रखा गया है? रंबल इन द जंगल। और इससे संबंधित जो हमारे भारत के एक महत्वपूर्ण बॉक्सर है, नाम सुना होगा आपने, विजेंद्र सिंह, वो हमारे मुख्यमंत्री से आकर मिले भी थे। ठीक, तो ये जो आयोजन है वो होगा राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, जो इंडोर स्टेडियम आप जानते हैं, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, वहां पर ये आयोजित होगा अगस्त माह में। अगस्त महीने में इसका आयोजन होना है। विजेंद्र सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों में होंगे मुकाबले। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रंबल इन द जंगल नाम के इवेंट के साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार रायपुर पहुंचेगी। ठीक है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग टीम जो है ये पहली बार कहां पहुंचेगी? हमारे छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर्स की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसका नाम क्या रखा गया है? रंबल इन द जंगल। ठीक, राजनांदगांव की बेटियां भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में। ठीक है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी, जिन्हें भारतीय टीम में चयनित किया गया है। नाम याद रखिएगा इनका, एक का नाम है प्रार्थना साल्वे और दूसरे का नाम है मोनी अडला जॉर्डन। ठीक है, ये 2 खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ के जिनका चयन हुआ है भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में। ठीक, चलिए नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला टॉपिक, टाउ के लिए प्रोसेसिंग प्लांट। आपको पता होगा कि उत्तरी छत्तीसगढ़ आप जब जाएंगे, है ना, सरगुजा वाला एरिया, तो वहां पर मैन पार्ट के ढलान में आपको फसलें दिखाई देंगी। वो फसलें कौन सी होती हैं? टाउ की फसलें होती हैं, जिसमें गुलाबी सफेद जैसा फूल खिलता है। शायद आप जो मैन पार्ट गए होंगे वो इसको जरूर देखे होंगे। ठीक, तो ये जो टाउ है इसके लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जाएगा? तो याद रखना, आस्था जशपुर में। इसके अलावा आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर खोला जा रहा है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाउ के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो याद रखना, जशपुर जिले में की जा रही है। गांव का नाम पूछेगा तो क्या है? आस्था। ठीक, साथ ही सरना देवगुड़ी के बैगा पुजारियों को भी 7,000 रुपए वार्षिक जो है ये दिया जाएगा। ये असल में जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर योजना है उससे संबंधित है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो बैगा, गुनिया, इन सब को शामिल किया गया है, तो उसी के अंतर्गत शामिल किया गया किसको? सरना देवगुड़ी के बैगा पुजारियों को। आपको पता होगा कि सरना देवी, ठीक है, किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? तो याद रखिएगा, ये हैं उरांव जनजाति की आराध्य देवी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में इसका एक एस्टीमेट बताया गया है और केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है एक एस्टीमेट। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है। असल में ये जो योजना है वो बहुत सारे विभागों का एक समन्वित प्रयास है अधोसंरचनाओं के विकास से संबंधित। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु अधोसंरचनाओं के विकास, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण, रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विभिन्न अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 में 97 करोड़ 94 लाख रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। जो हमारे मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और वहां पर अनुमोदन किया गया है 97 करोड़ 94 लाख रुपयों का। किस वर्ष के लिए? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक, राज्य में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस कार्य योजना को भारत सरकार को भेजा जाएगा। ठीक, मंजूरी मिलने के बाद ही ये जो खर्च है वो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले गति शक्ति योजना को याद रखिए। गति शक्ति योजना राष्ट्रीय मास्टर प्लान, यहाँ पर मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ। ठीक, देखिए इसका उद्देश्य क्या है। सभी इंफ्रा परियोजनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर किया जाएगा, तीव्र गति से कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, कॉमन विजन के साथ परियोजनाओं की समग्र योजना और निष्पादन। ठीक है, असल में ये जो योजना है वो बेसिकली एक केंद्र प्रवर्तित योजना है और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, बहुत सारे विभागों को मिला करके उनका समन्वय किया जाएगा और उसके माध्यम से जो अधोसंरचना है उसको निर्मित किया जाएगा। इससे होगा क्या कि अलग अलग जो योजनाएं हैं जो अलग अलग विभागों के द्वारा चलाई जा रही हैं उन सभी के मध्य एक समन्वय स्थापित होगा और एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य यदि कोई समस्या होती है तो उस समस्या का निराकरण भी आसान हो जाएगा। तो ये है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, इसको समझ लीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अक्टूबर 2021 में गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई थी। विभिन्न मंत्रालयों के एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजना तैयार करने के साथ साथ उनका कार्यान्वयन करना इसका उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया है। इनमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया जाएगा, यानी एक संघीय रूप से प्रयास किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी सहयोगी हो। चलिए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक संबंधित है डॉक्टर पूर्णाश्री राउत से। डॉक्टर पूर्णाश्री राउत जो है वो संस्कृति विभाग में पदस्थ है, साथ ही छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। ठीक है, ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य होगा, आपको पता होगा। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है हमारे यहाँ भारत में और इसका मंचन करती हैं डॉक्टर पूर्णाश्री राउत। अभी हाल ही में चर्चा में है, क्यों है? देखिए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक डांस प्ले कंपटीशन 2021-22 के सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी सिविल सर्विस में रहने वाले जो लोग हैं, सिविल सर्विस वाले लोग, उनके मध्य जो कंपटीशन हुआ है उसमें सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है इनको सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में। ठीक, आगे देखिए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा 23 जून से 26 जून तक नई दिल्ली में ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन जो है आयोजित किया गया था। ठीक, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, मैंने आपको बताया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति। पिछली वीडियोस अगर मेरे देखते होंगे आप तो वहां पर मैंने इसके बारे में आपको एक बार बताया था। ठीक है, नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति, जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत में जितने शास्त्रीय नृत्य है उन सब का एक पौराणिक इतिहास रहा है, सब पुराणों से ही निकले हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर राज्यपाल को अंतरराष्ट्रीय ओडिसी नृत्यांगना पूर्णाश्री ने की नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति टेबल बुक भेंट। ठीक है, ये पूर्णाश्री राउत है और ये हमारी राज्यपाल हैं, तो वो अपनी पुस्तक भेंट कर रही है। चलिए अगला टॉपिक, डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र चर्चित व्यक्तित्व में है। क्यों है, देखिए इनको अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी है ना, शासकीय अंग है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, काम क्या रहता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। ठीक है, यानी जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं हमारे राज्य में, उनके फीस से लेकर के उनके एफिलिएशन तक, ठीक है, सारे के सारे कार्य जो हैं इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उन सब की मान्यता को चेक करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र। चलिए तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, राज्य का पहला राज्य कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? ऑप्शन है बिलासपुर में, कांकेर में, महासमुंद में या राजनांदगांव में। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन है मिनी माता के नाम पर, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर या डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मिनी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरीन फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कोरबा, कांकेर, कबीरधाम या कोरिया। इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कोरबा, कांकेर, कबीरधाम या कोरिया। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर प्रदर्शन के लिए देश भर में चिन्हांकित 75 स्थलों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल शामिल है? ऑप्शन है सिरपुर, बारसूर, भोरमदेव या मल्हार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर इक्वालिटी, योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर सॉवरेनिटी या योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, टाउ के लिए प्रोसेसिंग प्लांट या टाउ प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है सूरजपुर, रायगढ़, कोंडागांव या जशपुर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विभिन्न अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2022-23 में कितनी राशि कार्य योजना का अनुमोदन कितना गया है? ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर पूर्णाश्री राउत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओडिसी नृत्य से, भरतनाट्यम नृत्य से, कुचिपुड़ी नृत्य से या कथक नृत्य से। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो जाने के पहले आपको फिर से एक बार बता दें कि एक बैच जो है CGPSC प्री प्लस मेंस की वो 7 जुलाई से हमारे यहाँ प्रारंभ की जा रही है, जिसकी टाइमिंग सुबह 7:30 से 10:30 की होगी। 40 विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा प्रिंटेड बुक्स और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें और इस बैच की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।